हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे 12th क्लास के लिए। और ये क्लास जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो बेसिक कंसेप्ट पर ही बेस्ड रहती है और एनसीईआरटी पर फोकस्ड रहती है। तो 12th हो, 11th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी गॉड है, गॉड बुक बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं जिनको रखना पड़ता है, तो वो अनलिमिटेड फैक्ट है। इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखो कि हमको जो एनसीईआरटी का कंटेंट है इनऑर्गेनिक का वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डिटेल में, कंसेप्चुअल। तो आज हमारी क्लास के अंदर हम 12 का पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। 11 के अंदर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप 13 यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड डिस्कस कर चुके हैं। पर इनऑर्गेनिक जो है वो पूरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इनऑर्गेनिक, अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो 11 में था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस ऑफ एटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मूवमेंट, फजांस रूल, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रेडॉक्स चैप्टर के कंसेप्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो ऑर्गेनिक हमेशा आपको कंफर्ट जोन में फील होगी। आपको यूं नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा रटना पड़ रहा है। तो मैं 12th की आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 12th के अंदर हमारे पास 15, 16, 17, 18 ग्रुप हैं। नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नोबल गैसेस। पर 12th का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, मिनिमम बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि 11th और 12th के बीच में कुछ गैप हो जाता है तो स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट उनके माइंड से स्किप हो जाते हैं या कुछ वो भूल जाते हैं या कंफ्यूजन करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने पी ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट 3 और 4 वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक ब्रीफ दिया है, एक समअप दे रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो आज वाली क्लास में मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का समअप दूंगा और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का समअप देते हुए फिर पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। तो पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे जैसे किसी सिस्टम में, किसी मोलिक्यूलर सिस्टम में रिपल्शन, किसी मोलिकुलर सिस्टम में कोई क्रिस्टल है, अगर उसमें रिपल्शन ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है और वो अनस्टेबल है। और अगर कोई मोलिकुलर क्रिस्टल है, कोई भी मोलिकुलर सिस्टम है या क्रिस्टल है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से एनर्जी कम होती है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, एनर्जी कम होती है। तो किसी भी मोलिकुलर सिस्टम या क्रिस्टल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिपल्शन से, इस वजह से वो स्टेबल है। अट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिपल्शन से, मतलब उस सिस्टम की एनर्जी कम है और कम एनर्जी होने पर सिस्टम स्टेबल होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, लेस एनर्जी स्टेबल। हर मोलिकुलर सिस्टम, हर क्रिस्टल अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी लेवल में एडजस्ट करता है, अरेंज करता है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एटम में क्या होती है, ऑर्बिट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 जिसको हम KLMN भी बोलते हैं। तो एटम में क्या है, ऑर्बिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ऑर्बिट्स में फिर सब ऑर्बिट्स होती है। ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, SPDF,
फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है एस, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट है एस एंड पी, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट है एस पी डी, फोर्थ में 4 सब ऑर्बिट है एस पी डी एफ। और इन सब ऑर्बिट्स में वापस जो ये ब्लॉक हैं, बॉक्स हैं, इनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी हैव 3 ऑर्बिटल, डी हैव 5 ऑर्बिटल, एफ हैव 7 ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, किसी भी एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हम उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, एनर्जी विल इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो अब सेकंड ऑर्बिट जो है, फिर सेकंड ऑर्बिट के अंदर आप देखो 2 सब ऑर्बिट्स हैं, और इनमें से भी एस और पी में से एस और जो एस सब ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के मोर क्लोज है। तो एस और पी दोनों एक ही ऑर्बिट के पार्ट हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के पार्ट है, पर एस मोर नियर है न्यूक्लियस के, तो एस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी कम है और पी की ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूं थर्ड ऑर्बिट की, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर एस, पी एंड डी ये सब ऑर्बिट्स हैं, तो इनका एनर्जी एस से ज्यादा एनर्जी पी और पी से ज्यादा एनर्जी डी का है, एस से ज्यादा एनर्जी पी और पी से ज्यादा एनर्जी डी का है। तो ये सब ऑर्बिट्स हैं। तो हम ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स को हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी लेवल। और ये जो एसपीडीएफ है, हम इनको सब शेल, सब ऑर्बिट्स और सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब पी सब ऑर्बिट में वापस 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको पी एक्स, पी वाई, पी जेड बोलते हैं। लेकिन लिखने जो राइटिंग ऑर्डर होता है वो होता है पी एक्स, पी जेड, पी वाई, हमेशा जेड एक्सिस को बीच में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस से क्या है, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो जब ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, पी एक्स, पी जेड एंड पी वाई, तो इन तीनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम वर्क करेगा, फोर्स सेम होगा, और फोर्स सेम होगा तो तीनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, एनर्जी का ओरिजिन फोर्स है, फोर्स चेंज होने से ही एनर्जी चेंज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चार्ज पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं, बट न्यूक्लियस से पी एक्स, पी वाई, पी जेड इक्वल डिस्टेंस पर है। उसी तरह से जैसे फ्लोर से, फर्श से, फैन के 3 ब्लेड इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, डायमेंशन अलग अलग होते हैं, 120 के एंगल पे होते हैं, तो तीनों पर ग्रेविटी सेम वर्क करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पर इसी तरह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों पे सेम वर्क करता है, इसीलिए तीनों पर जो तीनों की जो एनर्जी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। और इन सेम एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स याद रखना, पी सब ऑर्बिट हैव 3 डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेट एनर्जी लेवल हैव सेम शेप, इनका डंबल शेप होता है, सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डी सब ऑर्बिट की, तो डी सब ऑर्बिट में 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होंगे, और एफ सब ऑर्बिट में 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एफ ऑर्बिटल्स में कितने डीजेनरेट एनर्जी, हाउ मेनी डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, हाउ मेनी डीजेनरेट एनर्जी लेवल इन एफ सब ऑर्बिट, 7। हाउ मेनी डीजेनरेट एनर्जी लेवल इन डी सब ऑर्बिट, यानी कितने एनर्जी लेवल हैं जिनकी आपस में एनर्जी सेम है, 5। पी में कितने डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, 3। एस में कितने डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट का आंसर आ जाता है 1। बेटा 0 होते हैं, यानी 1 नहीं होते हैं, 0, 1 इज द रॉन्ग आंसर। तो एफ सब ऑर्बिट है 7 डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, डी सब ऑर्बिट है 5 डीजेनरेट एनर्जी लेवल, पी सब ऑर्बिट है 3 डीजेनरेट एनर्जी लेवल, और एस में आप बोलोगे डीजेनरेट एनर्जी लेवल 0, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। हम ये बोलेंगे ना, ये आपस में कितने
सेम एनर्जी लेवल्स हैं तो 3 है। ये आपस में कितने सेम एनर्जी लेवल्स हैं? 5 है। ये आपस में कितने सेम एनर्जी लेवल्स हैं? एक भी नहीं, 0 है। डीजेनरेट एनर्जी लेवल 0 है। जिसे मैं आपसे पूछूं आपके जुड़वा भाई कितने हैं या जुड़वा बहनें कितने, ट्विंस कितने हैं, आप बोलोगे 0, हम अकेले हैं इसीलिए। तो उसी तरह से तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, अबो प्रिंसिपल चलता है। तो अबो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s 3p, और ये हम सब 11 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो खाली मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब हम अगर हम देखें कि अब देखो ये हो गया 1s1, ध्यान से देखते जाओ बेटा, ये सब 11 में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर नहीं है तो मेरे आउटजायर क्लासेस के चैनल पर जाकर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर्च करेंगे तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें 7 to 8 वीडियोस हैं, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे 1 आवर का एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन किया हुआ है। पर हाँ, यहाँ पर तो केवल मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये सम अप क्लास है। तो इससे आपके सारे पुराने कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, आप एक तरह से रिफ्रेश हो जाओगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम 1s1, ये हीलियम 1s2। अब ये लिथियम आ गया बेटा, अब ये क्या आ गया, लिथियम ये रहा 2s1। तो यहां पर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम 2s1, ठीक है, लिथियम हीलियम 2s1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, और किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है हम उसको वैलेंसी शेल कहते हैं। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको हम वैलेंसी शेल कहते हैं, ठीक। अब लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो उसको s ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलने का जो डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है, अगर किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट। और जैसे लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया और अब आ जाएगा बेरिलियम, तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा, ही 2s2। और बेरिलियम क्या वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ये वैलेंसी शेल में v इलेक्ट्रॉन्स, v इसका मतलब है वैलेंसी शेल में नंबर। ये है ग्रुप नंबर बेटा, ये है ग्रुप नंबर, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, बेरिलियम में 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में s ब्लॉक एलिमेंट। अब ये आ गया 1s2 2s2 2p1, या यूं बोलो 2s2 2p1 2s2 2p1। तो बोरॉन इज द फर्स्ट p ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन इज द फर्स्ट p ब्लॉक एलिमेंट। फिर ये देखो कार्बन आ गया 2s2 2p2, तो कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन p में ही गया, तो कार्बन इज द सेकंड p ब्लॉक एलिमेंट। और ये सारे डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। हमेशा ध्यान रखो जब डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो अपन हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यूज करते हैं। हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है कि डीजेनरेट एनर्जी लेवल में पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन भरो फिर पेयरिंग करो। अब जैसे अभी आप क्या देख रहे हो, बोरॉन देख रहे हो 2s2 2p1, दिस इज द बोरॉन 2s2 2p1। अब आपने इसको यू कर दिया 2s2 2p2, तो ये हंस रूल का वायलेशन हो गया, रॉन्ग है। हमको क्या करना है, जब सेम एनर्जी लेवल हो तो पहले सेम स्पिन के मैक्सिमम अनपेयर्ड फिल करने हैं, उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो अब ये कार्बन हो गया, और फिर इसके बाद आ रहा है 2s2 2p3, दिस इज द नाइट्रोजन, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हंस रूल की वजह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन में क्या हो गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, p में 3 है तो हाफ फील्ड हो गया, p6 है तो फुल फील्ड हो गया, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो d 10 है तो फुल फील्ड हो गया, d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो d हाफ फील्ड हो गया। सिमिलरली f में 14 आते हैं, f सब ऑर्बिट की बात कर रहा हूं बेटा, f सब ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो f सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और अगर f सब ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम बोलेंगे f सब ऑर्बिट हाफ फील्ड है। d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो फुल्ली फील्ड है, और अगर d सब ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाफ फील्ड है। किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्बिटल देखो, मैंने अगर आपसे क्वेश्चन किया कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे,
तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपने कुछ सोच लिया, ठीक है। अगर आपने 2 सोचा है तो वो सही आंसर है, क्योंकि p ऑर्बिटल बोला था और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन बोला कि p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप बोलोगे 6। मैंने कहा d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप बोलोगे 2। d सब ऑर्बिट में कितने आएंगे, तो 10। यानी मैंने कहा d ऑर्बिटल, तो यानी ये d ऑर्बिटल, 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 ठीक है। और मैंने कहा d सब ऑर्बिट, तो ये पूरा d सब ऑर्बिट, यानी सब ऑर्बिट अगर हाउस है, होम है, तो ऑर्बिटल रूम है, ठीक है। तो हाउस के अंदर तो जितने भी मेंबर है सबको काउंट करोगे, और रूम के अंदर जितने मेंबर है वो काउंट करोगे। तो ऑर्बिटल तो रूम है, तो एक ऑर्बिटल में एक रूम में 2, ठीक है। और सब ऑर्बिट हाउस है। p सब ऑर्बिट ऐसा होम है या हाउस है जिसमें 3 रूम्स हैं। d सब ऑर्बिट एक ऐसा हाउस है जिसमें 5 रूम्स हैं। एनीवे, तो अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो हम नाइट्रोजन ग्रुप पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन ग्रुप में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ही नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, तो इनमें हाफ फील्ड की वजह से ही इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया। और लेकिन वैलेंसी शेल कौन सी चल रही है, सेकंड। पीरियोडिक टेबल का पीरियड कौन सा चल रहा है, सेकंड। तो आप देख रहे हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये नियोन। तो आप देखो ये सारे एलिमेंट कहां पर हैं, ये वाले हैं, ये देख लो, ये वाले थे। यानी लिथियम से लेके नियोन तक वैलेंसी शेल कौन सी चली, लिथियम से लेके वैलेंसी शेल सेकंड चली, तो वैलेंसी शेल सेकंड। वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 to 8, तो लेफ्ट टू राइट में कह सकता हूं कि वैलेंसी शेल तो रिमेन सेम, ठीक, सब में सेकंड चल रही है। और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 by 1। लिथियम बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, तो s ब्लॉक एलिमेंट। p से लेके नियोन तक इलेक्ट्रॉन, बोरोन से लेके नियोन तक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में जा रहा है, तो ये सारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक। ये 1 2 के बाद 13 इसीलिए आ रहा है क्योंकि 3 से लेके 12 बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। एनीवे, क्योंकि हम तो p ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम जैसे ये आ गई हमारी थर्ड वैलेंसी शेल। ये देखो बेटा, अब ध्यान दो, ये तो हो गया पीरियड नंबर सेकंड। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसमें वैलेंसी शेल वही होती है। यानी वैलेंसी शेल किसको, वैलेंसी शेल अगर हमको किसी एलिमेंट की वैलेंसी शेल मालूम है, यानी आउटरमोस्ट शेल मालूम है, तो हम बता सकते हैं वो उस पीरियड का है। अगर या फिर उल्टा भी वाइस वर्सा कि पीरियड, अगर हमको पीरियड मालूम है, अगर हमको पीरियोडिक टेबल का पीरियड मालूम है, तो हमको पीरियड मालूम है तो वैलेंसी शेल मालूम है। एक एलिमेंट फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसमें फोर्थ वैलेंसी शेल है। एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें फिफ्थ वैलेंसी शेल है, इसका मतलब वो पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ पीरियड में मिलेगा। एनीवे, अब ये एक और एग्जांपल देख लो आप, सोडियम का क्या हो जाएगा, ये देख लो, सोडियम का 3s1 s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर मैग्नीशियम में वापस ये इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक, तो सोडियम मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा है, ये रहा पीरियड थर्ड है। देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आता है, ये सेकंड पीरियड है, लिथियम टू नियोन, सोडियम टू आर्गन थर्ड पीरियड है। तो आप देख लो, अब यहाँ इन दोनों को रिसेंबल करो। अब ये एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम क्या आ गया, 3s2 3p1। अभी बोर्ड पे आप एल्यूमिनियम देख रहे हो, एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, 2 तो s ऑर्बिटल में, और ये वैलेंसी शेल का मतलब ये वाला आउटरमोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, ठीक। सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। ये देखो 3s2 3p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, तो p ऑर्बिटल p ब्लॉक के एलिमेंट है, और सिलिकॉन की वैलेंसी शेल कौन सी है, थर्ड है, तो ये पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सिलिकॉन से में पीरियड थर्ड, वैलेंसी शेल थर्ड, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4। और p ब्लॉक एलिमेंट में ये ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर 10 ऐड कर दो, उसके अंदर 10 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे अभी देखो, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में गया।
एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 3 में 10 ऐड करोगे 13, तो ये ग्रुप आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के अंदर क्या होगा? सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ठीक है, सिलिकॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, तो सिलिकॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 में 10 ऐड कर दो 14 हो जाएगा, तो सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट है। फिर सिलिकॉन के अंदर वैलेंसी शेल कौन सी है? थर्ड है, तो वैलेंसी शेल थर्ड है तो वो थर्ड पीरियड का हो गया, यानी वैलेंसी शेल मालूम है, पीरियड मालूम है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक के मालूम है, उसमें 10 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से देखो वापस फास्फोरस आ गया, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, 5 में 10 ऐड कर दूंगा 15, तो फास्फोरस का 15 ग्रुप हो गया, वैलेंसी शेल थर्ड है तो पीरियड थर्ड हो गया। ठीक, ये थर्ड पीरियड ही चल रहा है, सोडियम टू आर्गन। और फिर फास्फोरस में नाइट्रोजन की तरह हाफ फील्ड भी है, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल भी है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p3 है, तो फास्फोरस का 3s2 3p3 हो गया। अब देख लो ये आ गया सल्फर, सल्फर का हो गया 3s2 3p4 और ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। अब ये हो गया हमारा क्लोरीन। ठीक, अब आप एक चीज और नोट कर लो कि इन सारे एलिमेंट, चलो एक मिनट रुको, यहां तक तो बात समझ में आ गई, और ये आ गया नियम। ठीक है, तो आपने अभी तक के जो कंक्लूजन निकले वो निकल गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है, नंबर 1। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? तो उसके जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स उसमें 10 ऐड कर दो तो आप ग्रुप नंबर पर पहुंच जाओगे। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे पता चलेगा? तो उसका वैलेंसी शेल फाइंड आउट कर लो, जो वैलेंसी शेल है वही पीरियोडिक टेबल का पीरियड है। और बहुत बार आपको उल्टा दे देगा, पीरियड दे देगा और ग्रुप नंबर दे देगा। अब पीरियड दे दिया तो वो वैलेंसी शेल है, ग्रुप नंबर दे दिया, जैसे ग्रुप नंबर 17 दे दिया, तो आप क्या कर दो, 10 माइनस कर दो तो 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आप कर लोगे। अब इसमें एक चीज नोट करो, लिथियम, जैसे टॉप टू बॉटम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, बट वैलेंसी शेल इंक्रीज 1 by 1। लिथियम टू नियोन वैलेंसी शेल सेकंड, सोडियम टू आर्गन वैलेंसी शेल थर्ड, पीरियड थर्ड, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन वैलेंसी शेल फोर्थ, पीरियोडिक टेबल का पीरियड फोर्थ, रुबिडियम टू जिनोन वैलेंसी शेल फिफ्थ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का पीरियड फिफ्थ। अब यहां पर एक चीज और देखो, इसका मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिमेन सेम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, इस वजह से इनका क्या सेम चलेगा, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम चलेगा। तो ये सब पॉइंट हमको समझ में आने चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अब मैं यहाँ नीचे वाले एलिमेंट हटा देता हूं। अच्छा, ये तो क्लियर है, एलिमेंट्स के नाम तो अब आपको याद हो गए होंगे। ये बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये नाइट्रोजन फैमिली है जिसको पिनोकोल्स भी कहते हैं, हम पिनेकोल्स भी कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और ये ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से देखो जो इस पी ब्लॉक के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स भी हैं, और जनरली अगर मैं बात करूं तो जिनके पीछे यम आ रहा है, देखो जनरली, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है, जिनके साथ सफिक्स यूरेनियम, जिनके साथ सफिक्स आईयूएम आ रहा है, आईयूएम आ रहा है, वो सब मेटल हैं। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जर्मेनियम। ठीक है, ये टिन को अपन स्टेनियम बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेटल हैं। तो पी ब्लॉक एक, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये सब मेटल्स हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, सॉरी, जर्मेनियम मेटलॉइड्स में आता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टेलुरियम, ये मेटलॉइड्स है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है।
और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन को हम नॉन मेटल्स में लेते हैं, यानी ये सारे नॉन मेटल्स हैं इधर वाले। इस ये जो नीचे हैं ये मेटल्स हैं, पोलोनियम मेटल है, ठीक है। लेकिन हम बाद में वापस डिटेल में डिस्कस करने वाले, ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे ना, तो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलोइड है, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड तीनों तरह के एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान दो, जो सेकंड, और ये भी क्लियर हो गया, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिमेन सेम। जैसे फ्लोरीन का 2s2 2p5, तो क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का 5s2 5p5। तो ये तो ग्रुप नंबर, और ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब ध्यान दो बेटा, इसमें अगर मैं इनकी बात करूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 लिखूंगा, इसका NS2 लिखूंगा मैं, ठीक है। और अब जो मेरे पास 13 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, अगर मैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, ठीक है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा बोरॉन फैमिली का NS2NP1, N की वैल्यू 2 3 4। कार्बन का हो जाएगा NS2NP2। इज इट क्लियर? 2s2 2p2, 3s2 3p2, तो N की वैल्यू या 2 है, N की वैल्यू या 3 है, N की वैल्यू या 4 है। नाइट्रोजन फैमिली में क्या हो जाएगा? NS2NP3, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? NS2NP4। इनका क्या हो जाएगा? NS2NP6 सॉरी 5 और NS2NP6। हीलियम एक्सेप्शन है, उसको अलग कर दो, बाकी तो कॉमन हो गई बात। तो अब हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम अभी डिस्कशन में नहीं है, क्योंकि वो तो 11 में हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास अभी ये है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको ध्यान देना है कि बोरॉन टू नियोन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो सेकंड वैलेंसी शेल है, और इन सब में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने ऊपर लिख दिया। अब ध्यान दो बेटा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो एलिमेंट हैं, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इनमें अगर मैं जैसे ध्यान दो बेटा, जैसे मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूं, ये तो सेकंड पीरियड है, तो ये बोर्ड पे ध्यान देना। पहले यस, n = 1, n = 2, SSP। जब मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूंगा तो वैलेंसी शेल सेकंड ही रहने वाली है। अब यहां पर क्या हो गया? ये हो गया बोरॉन, तो बोरॉन आप देख लो, बोरॉन, और इधर मैं कंपेयर करूं, ये तो हमारा हो गया, और इसी के जस्ट नीचे मैं एक और ले लेता हूं, ध्यान देना, 1 2 3 S SP SPD, तो ये वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3, तो ये तो हो गया बोरॉन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम और ये हो गया बोरॉन। तो बोरॉन के वैलेंसी शेल में आगे डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। अब मैं बोरॉन की जगह में क्या आ गया? बोरॉन की जगह कार्बन आ गया, और इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो ये सिलिकॉन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, ये फास्फोरस आ गया। तो अभी आप क्या देख रहे हो? ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में आगे वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जबकि फास्फोरस के वैलेंसी शेल में क्या है? फास्फोरस के वैलेंसी शेल में फास्फोरस के वैलेंसी शेल में ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये क्लियर कर लो
कि है ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे एलिमेंट है जिनकी सेकंड वैलेंसी शेल है और उनके आगे वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन ये जितने भी एलिमेंट देख रहे हो आप, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक जाओ, इन सब में आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब आप बोलोगे सर वेकेंट डी ऑर्बिटल का क्या बेनिफिट है? तो जिन एलिमेंट्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी वैलेंसी एक्सपांड कर पाते हैं। जिन ऑर्बिटल्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? डायरेक्ट सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बना सकता है? 3 बना सकता है। ठीक है, ये बात अलग है कि लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी बॉन्ड बना सकता है, पर मैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो वो 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। ये तो पेयर्ड है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। इसलिए नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है, डायरेक्ट वैलेंसी, जो नॉर्मल वैलेंसी है, वो कोवेलेंट बॉन्ड वाली जो वैलेंसी है वो खाली 3 है, NH3, NF3, NCl3 इस तरह से। लेकिन फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में, ये फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट देख रहे हो आप, तो फास्फोरस की जो फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, तो इनकी ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 3 है। PH3 हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा, AsCl3 हो जाएगा, SbCl3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होकर इधर आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाए, ठीक है, तो अब उस केस में क्या हुआ? सीधा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसको एनर्जी मिली, ये एक्साइट होकर इधर आ गया, क्योंकि आगे अवेलेबल और वेकेंट ऑर्बिटल हैं इसके बाद, इस वजह से ऐसा हुआ। ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके जा ही नहीं सकता, और अगले ऑर्बिट के लिए जाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से आपने क्या देखा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता है, तो ये 3 ही अनपेयर्ड रहेंगे और 3 ही बॉन्ड बन पाएंगे। और यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया, अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s के, 3p के, 1d का, तब हम बोलते हैं sp3d, 1s 3p और 1d, और PCl5, SbCl5, AsCl5 बन जाता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि NCl3 होता है, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अपनी वैलेंसी वो कहां से, किससे ज्यादा नहीं कर पाता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता है, जबकि ये 5 तक पहुंचा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आ रहे हैं बेटा, फास्फोरस के बाद आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी अपनी वैलेंसी 2 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेकंड पीरियड, ये चल रहा है हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट, दिस इज द सेकंड पीरियड, ठीक, और ये है थर्ड, और बाकी सारे पीरियड। तो सेकंड पीरियड में स्पेशलिटी है कि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब यही अगर ये देख लो, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन, और इधर हो गया ये सल्फर। अब ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड 2 बना पाएगा और ऑक्सीजन बना पाएगा OF2 बस, न तो ये OF4 बना पाएगा और न ही ये OF6 बना पाएगा। ठीक है, तो ये तो OF2 भी नहीं बनाएगा और OF6 भी नहीं बनाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा? सल्फर में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से एक तो नॉर्मल वैलेंसी SF2 हो जाएगी। ठीक, अब क्या हुआ? अब अगर ये, अब थोड़ी एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये आ गया, तो ये तो हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 4 बॉन्ड, तो ये तो 1, ये तो लोन पेयर हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, यानी SF4 बनेगा। SF4 पर 1 लोन पेयर, ये वाला 1 लोन पेयर है, ये वाला, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर एक्साइट होकर आ सकता है, तो SF6 अब कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, और 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है इसमें। तो कुल मिला के क्या होता है? ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी 2 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में है तो इलेक्ट्रॉन 6, पर ये s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, और इस p ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, और खाली 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग के लिए खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट होकर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आगे इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां जाके बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए इनकी वैलेंसी, सल्फर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज्यादा एक्सपांड नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा, लेकिन सल्फर SF2 SF4 SF6 बना लेता है। वही बात बेटा, अब फ्लोरीन, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये तो बात चल रही थी हमारी ऑक्सीजन और सल्फर की बेटा, ये बात चल रही थी ऑक्सीजन और सल्फर की। अब यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन या आयोडीन की बात कर लूं, ठीक है, तो
तो आयोडीन में भी क्या है, वो ये ना 5:5p5। आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि खाली इसी पीरियड के लिए बात कर रहा हूं, ये पूरा सबके लिए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोडीन में क्या हो जाएगा, ये वैलेंसी, आयोडीन की वैलेंसी शेल क्या हो जाएगी, या n=5 आ जाएगा और कुछ नहीं है। लेकिन फिफ्थ में भी S P D F G होंगे, S होगा, P होगा, D होगा, ठीक है। तो ये आयोडीन के अंदर क्या हो जाएगा, आयोडीन एटम में क्या हो जाएगा, आयोडीन एटम में 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये हमारा आयोडीन एटम हो गया, ठीक। तो आयोडीन एटम कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 5th पीरियड से बिलोंग करेगा, ये। अब आयोडीन हो, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन भी क्या होता है, ये देखो, फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही, बॉन्ड एक ही बनाएगा। तो आप देख लो कहीं पे भी है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 से ज्यादा एक्सपांड हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 1। अब कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। अब उसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो जब मैं पी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराता जाऊंगा। लेकिन जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है, तो आप लिखोगे सल्फर की कोवैलेंसी 246 होती है, ठीक है। तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 246 एंड मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6। व्हाट इज कोवैलेंस, जनरल कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। तो दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हुए भी क्या हो रहा है, कोवैलेंसी डिफरेंट है, ठीक है। और अब आयोडीन की बात करूं मैं, तो आयोडीन के वैलेंसी शेल में क्या हो जाएगा, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 5:5p5, और ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट है ये सारे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ वैलेंसी शेल है, आउटरमोस्ट शेल वैलेंसी। अब फ्लोरीन का आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। अब आयोडीन में क्या हो जाएगा, आयोडीन की ये ग्राउंड स्टेट है, ये आयोडीन का ग्राउंड स्टेट है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 बॉन्ड ही बनाएगा। अब ये इसका एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट हुआ, अब कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, तो ये तो हो गया 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा। और अब एक और एक्साइटेड स्टेट हुई, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब क्या हुआ, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा नहीं, ठीक, लेकिन ये तीनों और ये दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो 1 लोन पेयर और 1 2 3 4 5, 1 लोन पेयर 5 सिग्मा, कोवैलेंसी 5 हो गई, यहां पर IF5 होता है ये बेटा। तो आयोडीन में क्या होता है, IF भी होता है, IF3 भी होता है, IF5 भी होता है। ये IF5 में 1 लोन पेयर और 1 2 3 4 5 सिग्मा। दूसरी बात करें बेटा, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन और है, अच्छा इसमें क्या हुआ, 1s और 3p और 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या हुआ, sp3d2, sp3d2, p3 क्यों बोला, 1 2 3p ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल ये d के, तो s ये 3p और 2d, तो s 3p और 2d, तो sp3d2। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर एक्साइट हो सकता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये IF7 भी बनता है, वेल नोन कंपाउंड है। अब ये हो गया 1s 3p और 3d, sp3d3, 0 लोन पेयर 7 सिग्मा। तो आपने क्या देखा कि जो पी ब्लॉक के जो स्पेशली ये वाले मेटल, पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स को छोड़ दो, आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो ये अपनी कोवैलेंसी कहां तक बढ़ा सकते हैं, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हुआ, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, एंटीमनी हुआ, एसएन हुआ, एसबी हुआ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये अपनी कोवैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के इक्वल बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ये कौन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले इधर देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो अपनी कोवैलेंसी कहां तक बढ़ा देंगे, 7 तक, लेकिन फ्लोरीन नहीं बढ़ा पाएगा, आगे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सल्फर अपनी कोवैलेंसी कहां तक बढ़ा पाता है, 6 तक, 6 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली फास्फोरस, ठीक है। अब मैं इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 11th के अंदर, ऑलमोस्ट सभी डिस्कस हो चुके हैं आज वाली क्लास के पॉइंट, तो ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपनी वैलेंसी नहीं बढ़ा पाते हैं, जबकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के जो ये नॉन मेटल्स हैं,
स्पेशली नॉन मेटल्स अपनी कोवेलेंसी किसके बराबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इनको छोड़ दो, ये हटा दो, तो ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी, ये सारे एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी, ठीक है, किसके इक्वल ले लेते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये बात नोबल गैसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस जनरली थोड़े एक्सेप्शन है, जिनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल केस है जो पी ब्लॉक के अंदर जब हम नोबल गैसेस डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक वहीं डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा, अभी मैं कॉमन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या था, NS2 Np1 था बोरॉन वाली फैमिली में, सिलिकॉन वाली में 2, फास्फोरस वाले में 3, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर वाले में, और फिर ये तो क्या हो जाएगा NS2 Np1 2 6। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया ना, NsP1 बोरॉन, Np1 बोरॉन, Np2 ये वाला कार्बन फैमिली, Np3 नाइट्रोजन फैमिली, Np4 ऑक्सीजन फैमिली, Np5 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन फैमिली, Np6 नोबल गैसेस। तो इसलिए आपको कोई पूछे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आप ये लिखोगे NS2 Np1 2 6। अब आपने एक पॉइंट और देखा कि है ना, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे चलते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे चलते हैं तो वैलेंसी शेल तो सेम रहती है, लेकिन वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, और उस पर फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, साइज नहीं बना रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे, ठीक है। अब अगर लिथियम के न्यूक्लियस में क्या है, लिथियम, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, तो लिथियम के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड, तो जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज, जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज, जो टर्म काम आएगी। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरी टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी शेल पे, और दूसरा आता है शील्डिंग इफेक्ट, जो हम बाद में भी डिस्कस करने वाले, जेड सॉरी उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंपॉर्टेंट टर्म है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर कितना पहुंच रहा है। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, +4 +5 +6 +7, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वैलेंसी शेल चल रही है, सेकंड पीरियड चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, ये 9 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं, तो जब किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते जाते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in valence shell increase 1 by 1. Similarly, number of proton nuclear charge increase 1 by 1. वैलेंसी शेल सेकंड है सबकी, N2 है यहाँ पर, ठीक है, N की वैल्यू सब में ही 2 है। अब क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट चलते हैं तो बेरिलियम का ये जो न्यूक्लियस है, बेरिलियम का ये जो न्यूक्लियस है, इसमें 4 प्रोटॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बोरॉन का ईच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, देखो रेडियस तो मतलब सॉरी सर्कल तो सेम है ना, सेकंड ऑर्बिट तो सेम है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन का फोर्स फील कर रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट नहीं बदल रही है, ऑर्बिट वही है। नाइट्रोजन का ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन फील
फोर्स ऑफ 7 प्रोटॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का हर इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, तो जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जेड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑर्बिट सेम है और इसमें प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। बेरिलियम का हर इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है और बोरॉन का हर इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका रिजल्ट ये निकल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा खिंच के ज्यादा पास में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ जाते हैं। और एक्चुअल में साइज क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, या एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स का, हर एटम के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। हर एटम का, लिथियम के चारों तरफ लिथियम के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, फ्लोरीन के न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। वो जितना ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा, जितना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, हम बोलेंगे साइज उसकी उतनी कम है, हम बोलेंगे साइज उसकी उतनी कम है। तो अब होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम, वैलेंसी शेल रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी शेल रिमेन सेम, जेड इंक्रीज मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को मैं Nu प्लस लिखता हूं ना, न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज ऑन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेफ्ट राइट ये हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रेडियस और साइज, रेडियस और साइज ऑफ एटम डिक्रीज। इसीलिए किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसीलिए हम किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो फ्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नोबल केसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सब के हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब हम बात के पॉइंट है। अभी तो ज्यादा अभी तो बिल्कुल सिंपल बेसिक पे चल रहे हैं अपन, जो 11th क्लास में डिस्कस पढ़ चुके हैं। और इन सबको पढ़ाने, इन 11th की क्लास के अंदर तो ये सारे टॉपिक 2-2, 3-3 क्लास में कंप्लीट हुए थे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पीरियड चाहे वो सेकंड पीरियड हो, चाहे थर्ड पीरियड हो, लिथियम टू फ्लोरीन साइज डिक्रीज, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन साइज डिक्रीज। अब क्या होता है, और साथ में मैंने क्या कहा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये जो इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत हो रही है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। कोई भी जो न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड का मतलब बॉन्डेड नहीं है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जिन्होंने नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में मिलती है, यानी किसी से बॉन्डेड नहीं होती है। Cl2 आइसोलेटेड नहीं है, बॉन्डेड है दूसरे Cl एटम के साथ, ठीक है। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो किसी भी एटम का जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो उसका 1 मोल सैंपल लेते हैं, और उस 1 मोल सैंपल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब उस केस में उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको खींच के बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय आउटर मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, पर हमको सीधा यही लर्न करना है सिंपल कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट चलेंगे तो IE की वैल्यू इंक्रीज,
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और लेफ्ट किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो इसका मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज होगी। हाँ, अब नाइट्रोजन की जो अब इस केस में क्या होता है, आप 11th में पढ़ चुके हो कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम की एक्सेप्शन ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलता है और s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, तो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो ठीक है, और अगर भूल गए हो ये कंसेप्ट तो इग्नोर करो। ठीक है, अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ, 11 के क्लास को वापस देख लेना। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक अपने अभी सिलेबस में भी नहीं है। बोरॉन से ज्यादा किसका हो जाएगा? कार्बन। कार्बन से ज्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन। हम तो यहां से देखो बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो पी ब्लॉक के सारे ट्रेड समझ में आने चाहिए। तो बोरॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा नहीं हो कि यहाँ वापस एक्सेप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर मैंने अभी अभी बताया, नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा आती है। रीजन ये है कि इनमें हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो आपसे ये बिल्कुल 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, इवन देन 12th की एनसीईआरटी में भी है कि नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट, नाइट्रोजन और उसके नीचे फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं उससे ज्यादा ऑब्जर्व होती है, ज्यादा फाइंड आउट होती है। रीजन ये लिखना कि नाइट्रोजन फास्फोरस जो ग्रुप है वो हाफ फील्ड ग्रुप है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, और कोई भी स्पीशीज अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहती है, अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक होने को रेजिस्ट करती है। इसीलिए नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए कार्बन से तो ज्यादा होनी है, ये समझ में आ गया, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है, क्लियर है। लेकिन फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। और ये क्लियर कर दूं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन में तो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो हाईएस्ट रहनी है। पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, अभी डिस्कस करेंगे। तो हीलियम सबसे टॉप पर और सबसे राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट टू राइट। तो राइट हैंड साइड पर सबसे टॉप पर है, तो हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं फास्फोरस की भी बात करूंगा तो फास्फोरस का भी जो यहाँ आ जाएगा सिलिकॉन, यहाँ आ जाएगा फास्फोरस, यहाँ आ जाएगा सल्फर। तो सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस की यहाँ ज्यादा, क्योंकि फास्फोरस में भी हाफ फील्ड है। तो ये ट्रेड जो सेकंड पीरियड के देख रहे हो वैसे ही थर्ड पीरियड के मिलेंगे आपको। तो ये सब अच्छा, अब क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी देखता हूं, आज वाली क्लास में डिस्कस किया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक अच्छा कंसेप्ट है, कुछ बच्चों को उसमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी मैं इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज नहीं करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो वो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन इजीली तब गेन कर पाएगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन इजीली तब गेन कर पाएगा जब उसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा हो। ठीक है, तो जैसे ही उसके नियर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो उसको खींच के अपने अंदर सेट कर देगा। जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के नियर जैसे निडल आती है तो निडल तुरंत जंप करके मैग्नेट से जाके चिपक जाती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई छोटी सी ऑलपिन या छोटी सी निडल, आयरन निडल उसके नियर आई तो जैसे चिपक जाती है, उसी तरह से जिन एटम्स के जेड इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो उनके नियर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो जाके उनमें सेट हो जाता है, अट्रैक्ट होके। जैसे मैग्नेट पे निडल चिपक जाती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। मेटल
ये यहाँ पर देखो मैं लेफ्ट राइट बोल रहा हूं, तो लेफ्ट कहाँ है, ये रहा लेफ्ट और ये राइट, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन, जो जितना जल्दी केटाइन बनाएंगे, जो जितना जल्दी केटाइन बनाएंगे वो उतने अच्छे मेटल हैं, और जो जितना मुश्किल से केटाइन बनाएंगे वो उतने अच्छे मेटल नहीं है। तो हम मेटल को मेजर करने का क्या पैरामीटर है, मेटल को मेजर करने का पैरामीटर है कि उसका वो कितना जल्दी केटाइन बनाता है। इसीलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बहुत अच्छे मेटल है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जेड इफेक्ट सबसे कम होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं। फिर किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, जेड इफेक्ट कम होता है, तो मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 8 बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर वाले कुछ पॉइंट हटा रहा हूं, ठीक है। अब ऊपर वाले पॉइंट हटा के, और अब ये 9 पॉइंट क्या आ जाएगा, लेफ्ट राइट चलूंगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज का मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन डिक्रीज। 10 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट राइट जेड इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है, ये तो हमको मालूम ही है, मैं वापस लिख देता हूं, जेड इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है लेफ्ट राइट, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर का पैरामीटर क्या है कि वो कितना जल्दी नेगेटिव आयन बना रहा है, कितना जल्दी नेगेटिव आयन बना रहा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी गेन करके नेगेटिव आयन बना लेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी गेन करके नेगेटिव आयन बना लेगा, हम बोलेंगे उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाले हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के जो ये एलिमेंट्स है, यहाँ जितने ग्रुप आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर इसीलिए ज्यादा होता है कि इस साइड के एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इनके न्यूक्लियस पावरफुल है, इनके न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर अच्छा खासा पहुंच जाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नियर आया अंदर चला गया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर ये हो जाते हैं, F-Cl-, O-2, S-2, N-3, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सॉरी बेसिक कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं अब नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास से जस्ट आगे नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर क्लास बहुत ओवर लंबी हो जाती है। तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो कंसेप्ट काम आएंगे, तो उनके जो प्री सपोर्टिंग कंसेप्ट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करूंगा, फिर पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।